वीडियो में आपने पढ़ा लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक लाइफ प्रोसेस। क्या आप जानते हैं बेसिक लाइफ प्रोसेस ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं। यही वो प्रोसेस है विच सेपरेट लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आज हम बात करने वाले हैं बेसिक लाइफ प्रोसेस की। तो बेसिक लाइफ प्रोसेस आर बेसिक लाइफ प्रोसेस their organization. Second, metabolism. Third, responsiveness. Growth. Differentiation. Reproduction and development. इस बार फिर से बेसिक लाइफ प्रोसेस आ रहा हूँ, मल्टीपल टाइप। फर्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, रिस्पॉन्सिवनेस, ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की। सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि आप जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ ट्रिलियन ऑफ सेल्स दैट मेक्स अ डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी। इन कंपार्टमेंट में मल्टीपल ऑर्गन्स होते हैं, लाइक thoracic कैविटी, जहां पर आपका लंग्स, हार्ट, एब्डोमिनल कैविटी में इंटेस्टाइन, लिवर, एंड मेनी मोर ऑर्गन्स आर सिचुएटेड। आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में इतने सारे बैक्टीरिया होते हैं जितने कि आपके पूरे शरीर में सेल्स भी नहीं है। बट दीज membrane that separate bacteria from large intestine to external compound। एक सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन also separate cytosol and organelles from the extracellular fluid। These are the work of organization। एक ऐसी सारी सेल्स ऑर्गेनाइज होकर एक अलग अलग कंपार्टमेंट बनाती हैं जो बॉडी डिफरेंट कैविटीज फॉर्म करती हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर्म करते हैं। एंड सेल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कैसे इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट को एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट से सेपरेट रखती है। दिस इज द वर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म is also of two types. First is catabolism and anabolism। Basically, metabolism is a sum of catabolism and anabolism।
As the first law of thermodynamics states that energy can neither be created nor destroyed, it just changes form. Same in metabolism, whatever you eat, your body eats food and converts it into energy. That further fuel body activity. Metabolism is a sum of two chemical reactions. First is catabolism, second is anabolism. कैटाबोलिज्म में जब लार्जर मॉलिक्यूल ब्रेक होते हैं स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, तब एटीपी जनरेट होती है। तो यही एटीपी एनर्जी के फॉर्म में बॉडी द्वारा यूज की जाती है। while in anabolism में स्मॉल मॉलिक्यूल्स with the help of ATP converts into large molecule. For example, in catabolism, protein is broken down into amino acid, and more amino acid, and also generates ATP, that is adenosine triphosphate. This ATP is used in breathing, heartbeat, your body control, muscle movement, shivering, walking. While in anabolism, multiple amino acids inside the body which has been absorbed after catabolism with the help of ATP converts into protein, and this protein can be used as muscle repairment, cell repairment, body repairment, organ repairment, etc. So, metabolism is a sum of anabolism and catabolism. Responsiveness, responsiveness का मतलब क्या है? रिस्पॉन्स देना। अगर किसी ने आपको आवाज लगा है तो आप उसके का रिस्पॉन्ड करते हैं, आप सामने वाले को चिल्लाकर बताते हैं यस और नो में। अगर टीचर्स आपसे क्वेश्चन करते हैं तो आप उसका रिस्पॉन्ड करते हैं, आंसर देते हैं। सेम इज बॉडी के साथ होता है कि अगर कोई भी इंटरनल एनवायरमेंट में कोई भी चेंज आए या एक्सटर्नल एनवायरमेंट में कोई चेंज आता है तो उसके लिए बॉडी या सेल्स क्या करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाए तब बॉडी की स्किन से स्वेट प्रोड्यूस होने लगता है। स्वेट ग्लैंड स्वेट प्रोड्यूस करती हैं जो इवेपोरेशन के थ्रू बॉडी को कूल करती हैं। जो ब्लड वेसल्स थे वो डायलेट हो जाती है जिससे ब्लड वेसल्स के थ्रू हीट लॉस होती है। और यदि टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाए तब क्या होगा? तब जो ब्लड वेसल्स है जो अभी डायलेट थी वो कंस्ट्रक्ट हो जाएंगे। हमारे जो मसल्स हैं, बॉडी मसल्स हैं, वो शिवर करने लगती हैं जिससे हीट पैदा होती है, जिससे कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है। यही क्या होता है? रिस्पॉन्सिव। दिस इज आल्सो नोन एज रिस्पॉन्सिवनेस। टॉक अबाउट ग्रोथ। व्हाट इज ग्रोथ? ग्रोथ है क्या? भाई जब हम पैदा हुए थे तब हम एक छोटे से
न्यूनेट से फिर इन्फेंट बने, इन्फेंट से चाइल्ड, चाइल्ड से टीन, टीन से टीनेज, टीनेज से यंग, यंग से एडल्ट। तो इस समय न्यूनेट, इन्फेंट, चाइल्ड, टीन, टीनेज, यंग, इस सारी प्रोसेस के दौरान हमारे बॉडी में कहीं ना कुछ ग्रोथ हुई है। हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं वो डबल हुई है, उनकी साइज बढ़ी है, उनके नंबर में ग्रोथ हुए, यही ग्रोथ कहलाती है। नाउ डिफरेंशिएशन। जब किसी when unspecialized cell converts into special cell is called as differentiation। जब कोई भी एक अनस्पेशलाइज्ड, इसकी कोई खासियत नहीं है, वो एक खास सेल में कन्वर्ट हो जाती है, तब ये प्रोसेस कहलाती है डिफरेंशिएशन। फॉर एग्जांपल, ओवा रिलीज्ड फ्रॉम ovaries of female comes in contact with sperm of male reproductive system. It converts into zygote, which further converts into fetus और चाइल्ड। यहाँ पर ओवा, ओवा की कोई खास स्पेशलिटी नहीं थी, ये सिर्फ एक अनस्पेशलाइज्ड सेल थी जो बाद में एक फीटस बन गई, जो कि ऑल बॉडी सिस्टम और उसके सारे ऑर्गन्स को कंटेंट करके रखता है। तो ये सारे जो बॉडी सिस्टम है, सारे ऑर्गन्स हैं, ये कहाँ से शुरू हुए? ओवा से। तो ये एक ओवा इन सारे ऑर्गन जो कि स्पेशल टास्क को कंप्लीट करते हैं में कन्वर्ट हो जाती है, तो यही कहलाता है डिफरेंशिएशन। नाउ रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट इज reproduction. What do you mean by reproduction? Reproduction means to produce a new life or organism from parent organism. In humans में न्यू ऑर्गेनिज्म को पैदा करने का काम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के थ्रू होता है। व्हेन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्लस फीमेल reproductive system comes together form a new organism। इस सारी प्रोसेस को, रिप्रोडक्शन को हम फर्दर वीडियोज में एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट इज मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब सिर्फ हाथ पैर की हड्डियां या जोड़ों के मूवमेंट से नहीं होता है। इसका मतलब है आपकी बॉडी में उपस्थित कोई भी ऑर्गेनल, कोई भी सेल और टिश्यू, इवन सेल के अंदर मौजूद ऑर्गेनल लाइक गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें कोई भी मोशन होना ही मूवमेंट कहलाता है। अगर अभी आप इस समय ये वीडियो देख रहे हैं तब भी आपके शरीर में
बहुत सारे मूवमेंट्स हो रहे हैं, जैसे आपके बॉडी के अंदर की आरबीसीज हैं, वो वेन्स के थ्रू, आर्टरीज के थ्रू एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन की तरफ जा रही हैं। आप जब ब्रीथ कर रहे हैं तब आप इस थोरेसिक कैविटी आपकी फूल रही है, आपका हार्ट बीट हो रहा है, आपका ब्रेन कोऑर्डिनेट कर रहा है। आप इस वीडियो को देखने के लिए अपने आइस की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स कर रहे हैं ताकि आप इस वीडियो को देख सकें। आपकी जो मसल्स मूवमेंट है आपकी बॉडी को इस पोस्चर में लाने में हेल्प कर रही है। यही क्या है? मूवमेंट है। लाइफ प्रोसेस को पढ़ लिया है, लेकिन बेसिक लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए ह्यूमन बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, रिक्वायरमेंट टू परफॉर्म बेसिक लाइफ प्रोसेस। These are oxygen, nutrients, narrow range of temperature and narrow range of atmospheric pressure। कैसे? ऑक्सीजन जो कि शरीर में जितनी भी सारी केमिकल रिएक्शंस हो रही है उनको होने में एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, और एटीपी कब बनती है? जब ऑक्सीजन लंग्स में जाकर केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करती है, जो कि कहलाती है क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस। इन सारी रिएक्शंस में एटीपी जनरेट होती है। ह्यूमंस बिना ऑक्सीजन के 5 मिनट से भी ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा होती है। सेकेंड इज न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं भोजन से, फूड से। दीज आर ऑफ 3 टाइप: वाटर, एनर्जी यील्डिंग और बॉडी बिल्डिंग एंड vitamins and minerals. Water, 70% of body is composed of water। जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं वो सारी वाटर के अंदर होती हैं। सेल्स को मॉइस्ट रखने का काम वाटर का होता है। सारे केमिकल्स हैं वो वाटर में ही डिजॉल्व होते हैं। सेल के अंदर भी साइटोसोल पाया जाता है, वो भी वाटर ही होता है। इसलिए वाटर इज एन इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट to perform basic life process, while energy building and body building nutrients are carbohydrate and lipids. These are energy building, while body building are protein, while vitamins and minerals, these are micronutrients। न्यूट्रिएंट्स में वाटर की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। एनर्जी बिल्डिंग कार्बोहाइड्रेट और लिपिड हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। विटामिन एंड मिनरल्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि एक स्मॉल क्वांटिटी में बॉडी की नीड को पूरा करते हैं। नेक्स्ट इज नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इस टेम्परेचर पर सारी केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होती है। अगर ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर प्लस माइनस हो जाए तब जितने भी एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, वो अपनी स्टेबिलिटी को
मेंटेन नहीं रख पाएंगे तब ये सारी रिएक्शन जो है हो नहीं पाएंगी। नैरो रेंज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो हमारी ह्यूमन बॉडी को एक तरह से कंपेयर स्टेबल करके रखता है। अगर एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर अचानक से कम हो जाए, फॉर एग्जांपल अगर हमें अचानक से स्पेस में फेंक दिया जाए तो हमारे चारों तरफ का एटमॉस्फेयर प्रेशर अचानक से कम हो जाएगा। बॉडी के अंदर ब्लड में जो डिजोल्व नाइट्रोजन है अचानक से एक्सपेंड हो जाएगी। दैट कैन कॉज बबल, जो बबल्स फॉर्म करेगी और हमारी बॉडी या तो ब्लास्ट हो जाएगी या वेल्स में ब्लॉकेज आ जाएगा जिसकी वजह से डेथ हो सकती है। इसलिए बॉडी को नैरो रेंज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है। एक बार फिर से देखते हैं। ऑक्सीजन एटीपी जनरेट करती है, एटीपी लंग्स में प्रोड्यूस होती है, इस वजह से ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा होती है। न्यूट्रिएंट्स आर ऑफ थ्री टाइप: वाटर, एनर्जी यील्डिंग कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स, एंड बॉडी बिल्डिंग आर ऑफ प्रोटीन and also micronutrients like vitamins and minerals. We need narrow range of temperature and narrow range of atmospheric pressure. कोई वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।